आज इस पूरे वीडियो में हम 3 मुख्य पार्ट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आयुर्वेदिक आयरन सप्लीमेंट का क्या स्कोप है? दूसरा कि क्या ये मॉडर्न सप्लीमेंट से एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकता है? और थर्ड कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? तो ये तीनों पार्ट को थोड़ा-सा डिटेल में हम कवर करेंगे और इसको कवर करने का एक और मेन मोटिव है कि हमें अपने मेडिसिन में कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। क्योंकि जैसे फिर वही बात आती है कि अगर आपको अपने ही आयुर्वेदिक आपको कल्प के बारे में या भस्म के बारे में आइडिया नहीं है, तो वहाँ कॉन्फिडेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वेबिनार में हम उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस चीज़ को हम कवर अप करें। सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गोइंग टू बी हाउ टू प्रिस्क्राइब आयरन सप्लीमेंट इन आवर जनरल प्रैक्टिस। तो इसको स्टार्ट करने के पहले जो हम पहला आपका आपके सामने एक स्लाइड रखा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आप जब भी ऑनलाइन सर्च करोगे और आप ये लिखोगे कि व्हाट इज अ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट और द रिसर्च डन ऑन अ आयरन सप्लीमेंट ऑफ आयुर्वेदा, तो वहां आपको पबमेड के अंदर अच्छे अच्छे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे और लगभग हर रिसर्च आर्टिकल के अंदर ये बहुत कॉमन लाइन है कि द आयुर्वेदिक आयरन फॉर्मुलेशन was better than the allopathic formulation, and also the side effect which we see with the allopathic iron tablets is not seen in a ayurvedic iron tablets. तो यहाँ थोड़ा सा कंपैरेटिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम जो ये पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ओरल आयरन सप्लीमेंट। तो आज भी एक बहुत ही डिबेट है कि क्या आयुर्वेदिक आयरन सप्लीमेंट बेटर है कि मॉडर्न आयरन सप्लीमेंट बेटर है? तो यहाँ हम लोग बेटर और जो है वर्ड्स इससे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट अच्छा है या बुरा है से नहीं स्टार्ट करते। आयुर्वेदिक आयरन सप्लीमेंट जो है ये हमेशा आयरन से ज़्यादा काम करता है। यानी आप खाली आयरन आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट है इसे लोह बढ़ाने के लिए या हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ही नहीं यूज़ करना है। इसके बहुत सारे और भी एडिशनल बेनिफिट होती है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर जितने भी लोह कल्प आएँगे जो हम आगे देखेंगे, लेकिन वो लोह कल्प देने के पहले आपको ये समझना है कि आयरन सेपरेट दे सकते हैं क्या, इसका क्या बेनिफिट है? और क्या इसका एज है, यानी क्या इसका सुपर बेनिफिट है जो हमें एलोपैथिक आयरन टैबलेट में नहीं मिल सकती। और दूसरा कि हम इससे एडिशनल और क्या काम करा सकते हैं जो मॉडर्न की मेडिसिन नहीं कर सकती। तो यही बात है कि इसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि देयर इज अ ऑलरेडी प्रूवन रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर ऑन अ इंटरनेट कि आयुर्वेदिक आयरन फॉर्मुलेशन आर बेटर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि जब किसी से पूछा जाता है कि आयुर्वेदिक आयरन पार्टिकल्स या आयरन सप्लीमेंट कहाँ मिलते हैं? तो हमें बेसिक जो है सेकंड ईयर के टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ता है और अभी थोड़ा रिमाइंड करना पड़ता है कि पांडु रोग को ट्रीट करने के लिए जब भी हम आयरन का यूज़ करते हैं, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ आयरन है। लोह भस्म, मंडूर भस्म, सुवर्ण माक्षिक और कासिस। देखिए, इसको छोड़ के और भी कुछ हर्बल मेडिकेशन है जहाँ आयरन आते हैं और भी बहुत सारे डाइट हो सकते हैं जो आयरन आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ एनीमिया। टोटल एनीमिया में से नियरली 80% कवर जो होता है आयरन डेफिशिएंसी है। और आयरन डेफिशिएंसी जो है कॉज़ है, इसका सबसे बड़ा अभी भी रीज़न है कि हम कितना भी अच्छी तरीके से डाइट करें, कितना भी आप अच्छी तरीके से फ्रूट्स खाएँ, देयर विल बी ऑलवेज़ सम टाइप ऑफ अ डेफिशिएंसी स्पेशली इन फीमेल। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी पेशेंट को आपके प्रैक्टिस में ट्रीट करते हैं, वहाँ आयरन के बारे में आपको हर पार्ट पे सोचना है। वो अगर कोई भी कंप्लेंट लेके आए, अब कैसे किस तरह से हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे, बट ये 4 जो है ये आपके सोर्स है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ थोड़ा रुक के कुछ चीजों को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि लोह, मंडूर, स्वर्ण माक्षिक और कासिस, अगर इस तीनों लोह के कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो लोह भस्म जो है ये थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है।
तीक्ष्ण होता है यानी कि ऑफ कोर्स इससे भी जो है आयरन बढ़ेगा, मंडूर भस्म से भी आयरन बढ़ेगा, स्वर्ण माक्षिक से भी आयरन बढ़ेगा और कांस्य से भी बढ़ेगा। लेकिन फ़र्क जो यहाँ ये आ जाता है कि लौह है, जो ये सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण होता है और तीक्ष्ण होने के साथ कफअग्नि और मेदअग्नि एडिशनल प्रॉपर्टी हमें उसकी मिल जाती है। दूसरा, मंडूर कंपैरेटिव लौह से थोड़ा तीक्ष्ण कम होता है। इसीलिए ये ज़्यादा करके बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड के यानी कि जो पेडियाट्रिक केसेस है या जो है एल्डरली केसेस है या प्रेगनेंसी है, उसमें इसको इसको प्रेफ़र किया जाता है। स्वर्ण मार्कशीट जो है ये दोनों से बहुत ही अलग है। स्वर्ण मार्कशीट कषाय होने के साथ-साथ शीत है। बहुत ही अलग ही कॉम्बिनेशन है इसका कि स्निग्ध गुणों वाला कषाय रस प्रधान, कषाय तिक्त प्रधान और शीत जो है वीर्यात्मक। ये इसकी बेनिफिट होने के कारण हम इसे पित्त व्याधि के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं और काशिष जैसा भस्म ये भी कफज व्याधि के ऊपर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये सब ड्रग के बारे में पता होनी चाहिए कि किसकी तीक्ष्णता ज़्यादा है, किसकी लघुता ज़्यादा है, कौन कफग्न ज़्यादा है, कौन पित्तग्न ज़्यादा है। फिर इसके बाद सबसे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि ये किस कल्प में प्रेज़ेंट है। जैसे कि आप सबसे कॉमनेस्ट अगर मैं बोलूँ कि आप लोग को आयरन के सप्लीमेंट क्या पता है? तो नवयास लो, धात्री लो, पुनर्नवा मंडूर, यही सब हमें याद आता है। और यस, ये है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये रोग अधिकार कहाँ का है? इसके अंदर तीक्ष्णता कितनी है, कितनी नहीं है? क्या हर फीमेल को देना चाहिए कि नहीं? ये आपको कैलकुलेट करना है बेसिस ऑफ आपका बेस क्या है। तो इसलिए लोह और मंडूर, लोह ज़्यादा करके कफग्न व्याधि के ऊपर, जैसे कि अगर कोई पेशेंट एनीमिक है और कोई पेशेंट एक्सेसिव वेट वाली है, पीसीओडी वाली है, जिसको एमेनोरिया हो रहा है, जिसको मेंसेस वगैरह कम है, ऐसे कंडीशन के अंदर आपको ऐसे एनीमिक या मतलब एंटी एनीमिक जो है मेडिसिन चाहिए आयुर्वेदिक, जो कफग्न भी हो और आयरन भी बढ़ाए। यानी अवरोधक संप्राप्ति के ऊपर काम करने वाला लोह ज़्यादा है। इसी प्रकार से पित्त संप्राप्ति वाला यानी कि वो फीमेल जिसे जो है एक तरह से हम बोलते हैं कि हीट से बहुत ज़्यादा परहेज होता है, उष्णता से परहेज होता है, सन माइग्रेन होता है, धूप सहन नहीं होता है। ये सब जितनी भी क्षार पित्त वाली प्रकृति वाली फीमेल होती है, इनका जो ट्रीटमेंट है वो लोह से नहीं हो सकता। उनको सोनमाक्षी की ज़रूरत है। तो जो पित्त प्रधान प्रकृति वाली फीमेल है या जिसको उष्णता सहन नहीं होता या जो जो बिल्कुल भी चिड़चिड़ी जो स्वभाव वाली है, जो एकदम टिपिकल पित्त के कारण जो है मूड स्विंगिंग, एंग्जायटी ये सब होती है, इसे सोनमाक्षिक की ज़्यादा ज़रूरत है। सोनमाक्षिक नाड़ी को बल देने वाला लघु कल्प लेकिन फिर से ये जो आपका एनीमिया को ट्रीट करता है। और ये जो पित्त प्रधान वाली जो फीमेल है, यही है जो ओवरऑल आप कितना भी उनको आयरन सप्लीमेंट देते जाओ, उनका कभी भी ना हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं। हमेशा 8, 9, 10 के आस-पास रहता है क्योंकि शाखागत जो मलभूत पित्त है, शाखा में वही ज़्यादा है। तो ऐसे भी ड्रग की हमें ज़रूरत है जो शाखा में मलभूत पित्त को कम करे और जो है रक्त को बढ़ाए, रक्त प्रसादन करे। वो सुवर्णमाक्षिक करता है। सेम वे कासिस भी, कि कासिस भी अगर देखा जाए तो थोड़ा कफग्न ज़्यादा कैटेगरी में आता है। फिर से वो आयरन बढ़ाता है। यानी कि आयुर्वेद के अंदर जब भी आप कल्प का उपयोग करते हैं, आपको कल्प की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, खास करके भस्म की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आयरन जो है आयुर्वेद के अंदर इस 4 के अंदर मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रमुख मात्रा में और इसे हम एज़ अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ आके कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ अभ्रक क्यों नहीं डाला? यहाँ और भी कल्प जो है इनका क्यों उपयोग नहीं किया? उसका रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं एज़ अ सोर्स ऑफ आयरन, तो ये जो 4 है इट इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ आयरन। लाइन है या जो इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा कि सबसे पहले लौह भस्म के बारे में। लौह भस्म के अंदर ये जो 3 लाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 लाइन है कि पूरे के पूरे लौह प्रकरण में, जब आप रस तरिंगिणी को उठाएँगे तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पेज मेंशन किया है कि पेज 511 पे, आप जब उस पेज को पढ़ोगे तो वहाँ एक बेनिफिट दिया हुआ है कि लौह भस्म, आयुर्वेदिक लौह भस्म क्यों मॉडर्न के एलोपैथिक लौह भस्म से यानी कि आयरन सप्लीमेंट से बेटर पड़ता है। वैसे सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि लौह का जो शोधन होता है और मारण होता है, वो हमेशा त्रिफला क्वाथ में होता है। त्रिफला क्वाथ होने के कारण लौह के अंदर अपने आप ही थोड़ा-सा विरेचन गुण आ जाता है।
तो जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है लो भस्म का, वो है कॉन्स्टिपेशन विद आयरन सप्लीमेंट। तो जिस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होता है आयरन सप्लीमेंट से, वो आयुर्वेदिक लोह से नहीं होता। सेकंड, त्रिफला क्वाथ होने के कारण ये थोड़ा-सा पित्त विरेचक भी है। तो साथ ही साथ कि जिस मेडिसिन के अंदर, क्यों, जिसे मैं आगे और भी बताऊँगा कि लो को एब्ज़ॉर्ब होने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए खाली आपने आयरन दे दिया और वो ट्रीट होगा नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 क्राइटेरिया है जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आयरन एब्ज़ॉर्प्शन होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेटाबॉलिज़्म, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट। सो एसिडिक एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर रहे, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन थोड़ी अच्छी होती है। अम्ल रस रहे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। यही ट्रेंड है कि आजकल जो आप देखोगे कि आयरन का जो सप्लीमेंट आता है, उसी के साथ-साथ मॉडर्न वाले ये भी बोलते हैं कि आप जो है, तो ये सिट्रिक एसिड भी खाओ, या आप जो है एस्कॉर्बिक एसिड ले लो। तो ये ट्रेंड आ रहा है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर ये चीज़ें बहुत पहले से सोची जा चुकी है। तो सबसे पहली बात कि जो साइड इफेक्ट दिखने को मिलता है मॉडर्न सप्लीमेंट से, वो हमें यहाँ देखने नहीं मिलता। दूसरा, एक और ऐसा ट्रेंड है कि लोह का सेवन करते समय संहिताकारों ने, ग्रंथकारों ने जो भी आयुर्वेदिक कल्प लोह डाला हुआ है, उसमें बहुत समय आपको त्रिफला डायरेक्ट इंग्रेडिएंट मिल जाता है, या एक ऐसे इंग्रेडिएंट मिलते हैं जो खुद अपने आप में ही विरेचक हो। प्राकृतिक ढंग से प्रॉपर अगर भस्म करके प्रिपेयर्ड किया गया हो, इसका बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वहाँ बोलते समय डोज़िंग अगर हो तो अवरोधजन्य होगा, अगर वातज है, धातुक्षयजन्य जो होगा, और अगर ऊष्मा युक्त है तो पित्तजन्य होगा। और इसे डिफरेंट या इसे समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 3 कैटेगरी में जो है पर्सन की प्रकृति को, या मैंने 3 क्राइटेरिया बनाए। पहला क्राइटेरिया कि जो फीमेल ओबेस है, जो मेल ओबेस है, या जो फीमेल के अंदर जो है ओबेसिटी के साथ-साथ जो है कफ प्रधान प्रकृति है, जिसको एमेनोरिया है। ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होती है, तो उस पेशेंट को, अगर मुझे तीनों को एक साथ ट्रीट करना है, यानी कि मुझे उसका पीसीओएस भी ट्रीट करना है, यानी कफ अवरोध जन्य जो है उसे उदावरता है, जो पीसीओएस है या एमेनोरिया है, वो भी लौह से कवर होता है। क्योंकि लौह के अंदर खाली एनीमिक कम करने की प्रॉपर्टी नहीं है। कफघ्न, मेदघ्न, लेखन और रस, रक्त, मांस, मेद धातु अग्निवर्धन काम करता है। इसीलिए अगर कोई ऐसी फीमेल कि जिसके अंदर हमें कफ अवरोधात्मक संप्राप्ति दिखती है, वहां हम जो है लोह का उपयोग कर सकते हैं, कासिस का कर सकते हैं। अगर यही पेशेंट मुझे अपतर्पण जन्य धातुशय मिल गया, यानी वात प्रधान प्रकृति, जिसका वेट बहुत कम है, बहुत लीन है, इंसोम्निया ज्यादा है, नींद बरोबर नहीं आती है, एपेटाइट एकदम पुअर है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाती, जो है बिल्कुल भी आभा नहीं है, प्रभा नहीं है, बिल्कुल भी उनका जो त्वचा सार है, यानी कि स्किन है, एकदम डल है। ये जो टिपिकल वात प्रधान प्रकृति की फीमेल होती है, इनके अंदर स्वर्ण-माक्षिक का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि स्वर्ण-माक्षिक जो है, ये कंपैरेटिव में थोड़ा सौम्य है, बृहण कल्प है, बल्य कल्प है, क्योंकि स्वर्ण-माक्षिक से जो है, ये बल प्रदान करता है। और यही अगर हम पित्त प्रधान लें, पित्त प्रधान जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया कि वो फीमेल कि जिसे जो है खास करके समर सीजन में या शरद ऋतु में, जहाँ मतलब जहाँ हीट आ जाए, जहाँ ऊष्मा आ जाए, उसे ऊष्मा से द्वेष होता है। उसको हीट पसंद नहीं आता है। कोई चीज़ गरम पसंद नहीं आता है, गरम खाना पसंद नहीं है, चाय वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं पी पाती। ये सब जितना उष्ण प्रधान है ना, ये फीमेल बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्न शार्प प्रकृति की होती है। के अंदर इश्यू ये है कि अगर पुनर्नवादि मंडूर के बारे में मैं बात करूँ, तो पुनर्नवा आदि मंडूर के अंदर कितना मंडूर है कि जिससे वो फुलफिल होगा, या धात्री लोह के अंदर कितना फुलफिल है, जिससे जो है आयरन डेफिशिएंसी कम होगा, क्योंकि हम जब मॉडर्न में देते हैं, तो एक स्पेसिफिक डोज़ में देते हैं। आयुर्वेद के अंदर अलग-अलग कल्प के अंदर लोह बहुत अलग-अलग है। लेकिन यहाँ जो 2 बातें हैं जो हम थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहते हैं कि पहली बात, लोह कितने डोज में है, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि लोह कितना एब्ज़ॉर्ब होता है। क्या मैं 500 मिलीग्राम का ओरोफर, अगर मैं किसी को स्टार्ट करूँ, आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करूँ, तो क्या पूरा 500 एब्ज़ॉर्ब होगा? उसके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया होती है। पहला क्राइटेरिया जैसे हमने बात किया कि आपका जब एसिडिक जो है प्रॉपर्टी है, यानी कि स्टमक एसिडिक लेवल अगर नॉर्मल है, तो ही जो है आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होती है। और यही रीज़न है कि आप देखोगे कि जो अनुपान है,
यहाँ बटर मिल्क बोला है, यानी कि छाछ बोला है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 250 मिलीग्राम का, अगर यहाँ ट्वाइस अ डे टैबलेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं एक टैबलेट भी पुनर्नवादी मंडूर लूं, तो उसके अंदर जितनी भी मंडूर है, वो पूरे के पूरे मंडूर इजीली एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए आयुर्वेदिक 125 मिलीग्राम पे या 250 मिलीग्राम पे उतना अच्छा काम करती है जितना मॉडर्न की मेडिसिन एक टैबलेट पे काम करते हैं। यानी कि यहाँ आपको प्रैक्टिस में देते समय ये डाउट कभी नहीं आना चाहिए, या इनफैक्ट आपको कोई क्वेश्चन पूछे भी कि आप तो आयुर्वेदिक के अंदर ये टैबलेट दे रहे हो, इसकी तो डोज कम है, लेकिन डोज के बाद इंपॉर्टेंट होती है कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी देने के बाद आपकी बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है और जो आपका थेरेपेटिक लेवल है आयरन का, क्या वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है? इफ यस, देन इट इज कॉल्ड अ गुड ट्रीटमेंट। और ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बहुत ही बेटर होता है। यानी कि अगर आपको पॉसिबल हो और आपके पास कोई ऐसा फीमेल केसेस हो कि जिसके अंदर बिल्कुल भी एचबी वगैरह नहीं बढ़ रहा है और आप आयरन टैबलेट चालू भी किए और फिर भी नहीं बढ़ रहा है, ऐसे कंडीशन में आप उसे हमेशा जो है तक्र एज़ अ अनुपान दे सकते हैं। तो ये कुछ जो है एग्जांपल में उन्होंने इसलिए अनुपान जो है बटर मिल्क रखा है। तो ये मैंने एक जस्ट स्लाइड आपके सामने रखी कि उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन हम वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग के ऊपर जाएँगे कि हम किसे सबसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से जो है और थोड़ा डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, यहाँ जब उस रिसर्च आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि हम जब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से देते हैं या आयुर्वेदिक कल्प जब यूज़ करते हैं, तो उसका एडिशनल बेनिफिट क्या है? एडिशनल बेनिफिट ये है कि सबसे पहली बात, आयुर्वेद ग्रंथकारों ने आयुर्वेदिक कल्प, आयरन जितने भी कल्प है, उसके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हर एक के अंदर बाय डिफॉल्ट एस्कॉर्बिक एसिड है। तो क्या आयुर्वेदिक कल्प को एक्स्ट्रा बटर मिल्क की ज़रूरत है? तो आप देखोगे कि किसी को बटर मिल्क की ज़रूरत है, पर किसी को नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जिसके अंदर नहीं है किसी भी प्रकार का एस्कॉर्बिक एसिड, उसका अनुपान जो है बटर मिल्क रखा है। यानी कि वहाँ हम एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम वहाँ अम्ल रस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि लौह धातु का एब्ज़ॉर्प्शन अम्ल रस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से होता है, ये संहिताकारों को पहले से पता था। इसलिए कल्प में हम आगे भी डिफरेंस करते समय देखेंगे कि कैसे आया हुआ है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ शुगर, नॉर्मल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स है और ये सबका जो है एब्जॉर्प्शन वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो इसीलिए ये पूरे के पूरे चारों रीज़न होने के कारण आयुर्वेदिक आयरन सप्लीमेंट खास करके जो फॉर्मूलेशन में ग्रंथ में दिया हुआ है, ये फिर भी जो मॉडर्न सप्लीमेंट है इससे बेटर है। तो यही रीज़न है कि हमारे पास एज़ अ प्रैक्टिशनर बहुत सारे अब्ज़ॉर्प्शन के लिए या देने के लिए ऑप्शंस होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल नंबर 1 और जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यूज़ करना है किसी प्रकार का आयरन सप्लीमेंट, तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करोगे? तो आपके मुँह से ये सबसे पहले निकलेगा कि हम यूज़ करने वाले हैं पुनर्नवा मंडूर। अब देखिए, अब पुनर्नवा मंडूर वन ऑफ द बेस्ट कल्प है फॉर आयरन सप्लीमेंट और हम देखते हैं कि हम इसे फीमेल केसेस के अंदर यानी कि खास करके प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये सोच के कि पुनर्नवा मंडूर जो है, ये मंडूर सौम्य है, सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है और इसलिए कोई भी ले सकता है। लेकिन थोड़ा-सा मेरा मत इससे भिन्न है बाकी लोगों से। उसका रीज़न ये है कि पुनर्नवा मंडूर ऑफ़ कोर्स पहले एक नॉर्मल पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए, कि पुनर्नवा मंडूर जो है, ये पांडु रोग अधिकार वाला है। लेकिन मंडूर होने के कारण क्या ये सौम्य कल्प है? या क्या ये सॉफ्ट कल्प है कि जो तीक्ष्णता नहीं लाना? तो आंसर है नहीं। क्योंकि इसके ना कंटेंट देखो, सबसे पहली बात, पुनर्नवा मंडूर को जो है, भावना जो है, वो गोमूत्र की होती है। तो गोमूत्र की भावना होने के कारण सबसे पहली बात, मंडूर इसमें जो 40 भाग है, वो अपने आप में तीक्ष्ण हो जाता है। यानी कि अगर मेरा ये टैबलेट का डोज़ 125 मिलीग्राम है, तो उसमें 50 मिलीग्राम का मंडूर है और वो सब के सब मंडूर गोमूत्र के कारण तीक्ष्ण हो जाते हैं। प्लस इसमें चित्रक है, पिंपली मूल है, दंती है, कुष्ठ है, देवदारू है, फिर मरीच है, त्रिवृत्त है, शुंठी है। यानी कि ऊपर से नीचे अगर कल्प देखो, तो मंडूर भस्म को छोड़ के इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सत्व और लोह भस्म। यानी कि ये उस क्राइटेरिया में आता है या उस प्रकार के आपके लोह भस्म में आता है कि जिसके अंदर पित्तग्न प्रॉपर्टी है।
तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वो फीमेल जिसके अंदर पित्त प्रकोपीय है या पित्त प्रधान सिम्पटम है, उसके अंदर सेम टैबलेट हम लोग 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं। 125 मिलीग्राम बीडी यूज़ कर सकते हैं फॉर द 1 मंथ। सेम आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है कि 1 यूनिट हीमोग्लोबिन बढ़ जानी चाहिए और भले या अम्ल पित्त के अंदर दीजिए, जलन के अंदर आप दीजिए, जिसे जो है सन माइग्रेन है, आप उस पेशेंट के अंदर दीजिए, जिसको शार्प प्रकृति वाली है, यानी कि जो बिना खाए बिल्कुल भी 1-2 मिनट भी नहीं रह सकती है। ऐसे जितने पेशेंट के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट दिखते हैं, ये सब का सब जो आयरन डेफिशिएंसी जो है, धात्री लोह से कवर करता है। यानी जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि लोह भस्म तीक्ष्ण होता है, लोह भस्म जो है कफग्न मेदग्न है, वो तो है, लेकिन आंवला मुलेठी और गिलोय सत्वर के आने के बाद लोह भस्म की तीक्ष्णता थोड़ी-सी चली जाती है। यही डिफरेंस है कि आप जब कल्प के बारे में बात करते हो, जब हमने पहले डिस्कस किया, ये कल्प जब आप लेते हो तो डिफरेंस अलग आ जाती है और जब आप उसे अकेले यूज़ करते हो तो डिफरेंट आती है। यानी कि अगर पित्त प्रधान की फीमेल हो और मुझे चॉइस दिया जाए कि भस्म कौन-सा उपयोग करें, तो सुवर्णमाक्षिक आ जाएगा। लेकिन जब आप कल्प आप पूछोगे कि जो पित्तघ्न कल्प वहाँ किसकी जब प्रायोरिटी आनी चाहिए, तो ताप्यादि लोह और धात्री लोह, ये दोनों जो है इसकी तीक्ष्णता कम होती है, सौम्य होता है और ये कहीं भी लगभग चला जाता है। यानी कहीं भी यूज़ हो सकता है और दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप इसे 3-3 4-4 मंथ तक दे सकते हैं विदाउट डिफरेंस है कि जो हम मॉडर्न मेडिसिन से हमारे जो आयुर्वेदिक कल्प है वो थोड़े बेटर पड़ जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ताप्यादि लोह। ताप्यादि लोह वैसे अगर देखा जाए टेक्निकली ना तो ये सबसे मोस्ट ईज़ी कल्प है देने के लिए। यानी कि आप सबको कहीं भी दे सकते हो विदाउट अगेन एनी साइड इफेक्ट। फिर से कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन जो मुझे थोड़ा-सा एक टेक्निकली इश्यू इसमें आता है वो है इसकी कॉस्टिंग को लेके। ताप्यादि लोह थोड़ी कॉस्टली मेडिसिन्स में आती है यानी कि जो कंपनी इसे ऑथेंटिक बनाती है। क्योंकि इसमें सब प्रकार के लोह है। इसमें आपका स्वर्णमाक्षिक है, इसमें आपका जो है मंडूर है, इसमें लौह भस्म है, तीनों है और पित्तग्न के लिए एकदम श्रेष्ठ है। इसलिए ताप्यादि लोह का उपयोग ज़्यादा करके मैं खाली पैरालिसिस वाले पेशेंट के अंदर या जहाँ हेमरेजिक ब्लीडिंग्स वगैरह हुआ है, जहाँ किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह है, जिसको मिटोरेजिया ज़्यादा हो रहा है, जिसको अत्यधिक आर्तव हो रहा है, यानी कि जिसको मेंसेस हेवी फ्लो वगैरह जाते हैं, ऐसे कंडीशन के अंदर ही इसे एज़ अ एंटी एनीमिक मेडिसिन्स को प्रिजर्व करके रखा है बिकॉज़ ये